हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ में आज भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा हमारा भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए और हम शुरुआत करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से हमने जिस टॉपिक की शुरुआत की थी, आज उसको इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेंगे, जो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे आज का पहला ही सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिए। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है सवाल, और इस सवाल को सिर्फ आज तक आप रटते ही होंगे। चलिए, आज ये आपको समझ आ जाएगा इस प्रश्न की पृष्ठभूमि क्या थी। पहला सवाल देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग हुआ करता था। उस भूखंड का नाम आपको बताना है, क्या है? भूखंड हम बोलते हैं जमीन के बड़े टुकड़े को। आइए ग्लोब पर आते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पे हमें दो ही चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो ये ब्लू कलर में, ये क्या है? ये है वाटर, ये पानी है। और बाकी जो नज़र आते हैं ये लैंड के हिस्से हैं, इन्हें हम महाद्वीप बोलते हैं। तो भूमि के विशाल खंडों को हम महाद्वीप बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और इस पानी के इस लंबे चौड़े विस्तार को हम बोलते हैं ओशंस, महासागर। आज के जो ये महाद्वीप हमें इस तरह से दिखाई दे रहे हैं अलग अलग और कुछ आसपास, ये पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। इनके निर्माण से पहले ये ऐसे नहीं थे। ये सारा लैंड वाला हिस्सा यानी जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, ये सब एक जगह हुआ करते थे। ये एक ही विशाल भूखंड हुआ करता था, एक बड़ा भूमि का एक सिंगल खंड हुआ करता था, और बाकी इसके चारों ओर ये पानी हुआ करता था। लेकिन यहाँ बीच में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले सिंगल एक ये भूखंड हुआ करता था और उसके चारों ओर पानी था, ये यानी महासागर था। एक ही महाद्वीप था और एक ही क्या था? महासागर था। यानी हम बात कर रहे हैं जो महाद्वीप हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट, ये बने कैसे। इस थ्योरी को दिया गया था अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा। ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसको मार्क कर लीजिएगा। महाखंडों की या महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड वैगनर ने दिया। इनका कहना था कि शुरुआत में पृथ्वी कैसी थी? इस पृथ्वी पर एक ही विशाल भूखंड हुआ करता था। ये भूमि है, ये एक बहुत बड़ा, जितने हमारे कॉन्टिनेंट है वो 7 के 7 कॉन्टिनेंट, वो सब एक जगह थे। तो उसको क्या कहा गया? इसको महास्थल या महाखंड कहा गया, महाभूखंड। और इसका नाम दिया जाता है पैंजिया। पैंजिया नाम का एक विशाल भूखंड हुआ करता था हमारी पृथ्वी पर, और उसके चारों ओर था पानी ही पानी, महासागर। इसको नाम दिया गया पैंथालासा। अब आपसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं 3। एक तो थ्योरी वाला बन गया, और दूसरा कि महासागरों की उत्पत्ति जब हुई थी उससे पहले जो महासागर हुआ करता था उसका नाम क्या था? तो पैंथालासा। महासागरों की उत्पत्ति से पहले जो एक विशाल भूखंड हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था? पैंजिया। काफ़ी समय के बाद इस जो भूखंड हमने देखा था पैंजिया, यानी ये भूखंड अब 2 हिस्सों में टूट जाता है। काफ़ी समय के बाद में अलग अलग जितने भी परिवर्तन होते हैं, और ये 2 हिस्सों में टूट गया। एक इसका नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया, एक साउथ वाला। तो नॉर्थ वाले हिस्से को नाम दिया गया अंगारा लैंड, या इसी को बोला गया लोरेशिया। तो यहाँ लिखा हुआ है। और दूसरा जो साउथ में हिस्सा गया इसका, इस भूमि का, उसको कहा गया गोंडवाना लैंड। ये साउथ वाला हिस्सा यहाँ मेंशन कर दिया गया है। और इनके बीच में जो पानी अब आया, यानी पहले तो ये एक सिंगल टुकड़ा था, अब ये जो महासागर का पानी यहाँ आ गया। अब इस महासागर के पानी को जो इन दोनों भूखंडों के बीच में है, इसको बोला गया तैथीस सागर। एक सवाल ये पूछा गया है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में कौन सा सागर हुआ करता था? आंसर होगा तैथीस सागर। हमें ये समझ में आया जो पैंजिया था, महास्थल खंड था, ये 2 भागों में बट गया, अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में। और यही 2 टुकड़े, यही 2 हिस्से अब जो है 7 महाद्वीपों में काफ़ी समय के बाद में बटने लगेंगे, टूटने लगेंगे। तो जो हमारा पैंजिया था, ये भूखंड था, इसके उत्तरी भाग को हम बोल रहे थे अंगारा लैंड, और इसके दक्षिणी भाग को बोल रहे थे हम गोंडवाना लैंड। अब जो उत्तरी भाग था, उत्तरी भाग फिर से टूटा, और टूटने के बाद में ये 3 खंडों में बट गया। एक तो उत्तरी अमेरिका, यानी एक इससे कौन सा महाद्वीप बन गया? उत्तरी अमेरिका बना, यूरोप महाद्वीप बना, एशिया महाद्वीप बना। तो अंगारा लैंड से, जो कि पैंजिया का, देखो यहाँ पैंजिया का उत्तरी भाग था अंगारा लैंड के टूटने के बाद में 3 महाद्वीप बने जो आज वर्तमान में हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। और दक्षिणी भाग जो था इस पैंजिया का, जिसे हम गोंडवाना लैंड कह रहे थे,
इससे 4 महाद्वीप बने, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब बात की गई है हमारे भारत की, तो जो भारत है वो भी अफ्रीका के साथ पहले अटैच था, अफ्रीका के साथ ही कनेक्टेड था, यानी भारत की भूमि और अफ्रीका की भूमि एक साथ मिली हुई थी। तो जब निर्माण हुआ ये भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ आपको समझ आ गया। देखिए ढेर सारे प्रश्न हैं, अब तैयार कर सकते हैं यहाँ से। कोई भी किसी भी कॉन्टिनेंट के बारे में पूछ ले कि यूरोप पैंजिया, यूरोप जो है जब महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई तो ये किस भूखंड का हिस्सा था? अंगारा लैंड का। ऐसे आंसर कर सकते हैं। चलिए प्रश्न पर आते हैं। कर सकते हैं अब आंसर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड हुआ करता था जिसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही आंसर है। सवाल नंबर अगला देखेंगे। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना होता है? ये प्रादेशिक जल क्षेत्र क्या होता है भारत का? देखिए जिन देशों की जो भूमि होती है, जिन देशों का लैंड होता है, अगर वो समुद्र के साथ, महासागरों के साथ में टच करता है या स्पर्श करता है, या ऐसे देश जिनकी भूमि जो है समुद्रों से लगी रहती है, उन देशों के पास में कुछ अधिकार होते हैं समुद्र को लेकर के। तो हम जानते हैं जो भारत है वो हिंद महासागर में है और इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो भारत जो है 3 तरफ से ये जल से घिरा हुआ है, ये सारा जल है, ठीक है, सागर महासागर से घिरा हुआ है। अब इस सागर महासागर वाले पानी पर भारत का अधिकार कहाँ तक होगा? तो यहाँ आप देखिए, ये भारत का जो निचला लैंड आपको दिख रहा है, तो ये यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो जब कभी भी किसी भी देश का समुद्र में अधिकार हम बताते हैं कि कहाँ तक होगा, कितनी डिस्टेंस तक होगा, तो हम एक बेस लाइन लेते हैं। बेस लाइन क्या होती है? जो जैसे आप जब इसको देखोगे बड़े मैप पर, तो ये ऐसे एक्चुअल सीधी नहीं होती लाइन, कहीं पर टेढ़ा मेढ़ा, कहीं कम या कहीं ज़्यादा समुद्र तट ऐसे होता है। तो हम बेस लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं कि वो सबको कवर करती हुई आए बेस लाइन, यानी वो बिल्कुल सीधी खींचे, ये टेढ़ा मेढ़ापन जो है बिल्कुल इस बेस लाइन में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये गैप आ गया, ये पानी होगा यहाँ पर, ये पानी होगा यहाँ पर पानी होगा, ये सब पानी होगा। तो इसको बोलते हैं हम इंटरनल वाटर, आंतरिक जल होता है ये हमारा। ये आंतरिक जल हो गया जो इन टेढ़े मेढ़े सी संरचनाओं में दिखाई दे रहा है आधार लाइन के अंदर, और इसको हम बोलते हैं बेस लाइन। ये जो लाइन बिल्कुल सीधी होती है एकदम, इसी से हमें आगे बढ़ना होता है समुद्र के अंदर कि कहाँ तक भारत का अधिकार है जल पर। इस बेस लाइन को रेफरेंस मानते हुए अब समुद्र की अंदर की तरफ चलेंगे, हम समुद्र की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ से समुद्र की तरफ इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल समुद्र में जो आधार रेखा है, इस रेखा से समुद्र की तरफ बढ़ते हुए 12 नॉटिकल माइल या 12 समुद्री मील तक जो अधिकार होता है, इस सीमा रेखा को हम क्या बोलते हैं? प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल सी। इसके बाद में इस बेस रेखा से अगले 24 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं, इस सीमा को बोलते हैं या इस जोन को हम कहेंगे संलग्न क्षेत्र या कॉन्टिग्यूअस जोन। इसके बाद में आती है आखिरी, और अगर आप देखोगे इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक की डिस्टेंस, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं, इस आखिरी क्षेत्र को हम बोलते हैं EEZ, यानी इसको कहेंगे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब आ जाओ अपने सवाल पर। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार बेस लाइन से कितना होता है? 12 नॉटिकल माइल। ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, तट से 12 समुद्री मील। इसका आंसर हो जाएगा ये सही। तो ये समझ में आ रहा कि कोई भी प्रश्न जो है ऐसे नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप विज्ञान की बात करो, भूगोल की बात करो, इन सब में क्या है, जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सब के पीछे कारण रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ की उत्पत्ति को लेकर हो या कोई फैसला लिया गया हो, कोई कन्वेंशन की गई हो, तो इस तरह से ये समुद्रों पर अधिकार किस देश का कितना होगा, इसको लेकर के एक संधि हुई थी जिसको हम जानते हैं अनक्लॉज के नाम से। इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी। लॉ ऑफ सी का मतलब होता है समुद्र का कानून या समुद्र के नियम, यानी किस देश का अधिकार
अपने जल क्षेत्र में कहाँ तक होगा, इसको लेकर एक कन्वेंशन हुई थी, संधि हुई थी 1982 में। इसको हम बोलते हैं अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी। समुद्र जल को लेकर ये संधि हुई थी। इसी में डिसाइड किया गया था कि भारत का इतना क्षेत्र पर अधिकार होगा, यानी भारत इन क्षेत्रों में यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल तक जितना भी संसाधन होगा, जितने भी सोर्सेस अवेलेबल हैं इस समुद्र के अंदर, यहीं तक उनका दोहन कर सकता है, यहीं तक का यूज़ कर सकता है। एक सवाल यहाँ से ऐड कर लीजिए, नॉटिकल माइल्स में हम बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, एक समुद्री मील या 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू कितने किलोमीटर के बराबर होता है, 1.85 किलोमीटर। ठीक है, इसमें आप अगर 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर में ये डिस्टेंस आ जाएगी समुद्र के अंदर। ऐसे ही 12 नॉटिकल माइल में 1.8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट आपको लंबाई या चौड़ाई मिल जाएगी इसकी। तो इसको ध्यान रखना आप लोग हमेशा। भारत का जो जल क्षेत्र है या जल क्षेत्र सीमा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो प्रादेशिक जल सीमा है जिसको हम टेरिटोरियल सी बोलते हैं, और ये तटरेखा से या आप कहेंगे आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल, 12 समुद्री मील तक होती है। उसके बाद संलग्न क्षेत्र शुरू हो जाता है, कॉन्टिग्यूअस जोन, ये 24 समुद्री मील तक होता है आधार रेखा से। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको EEZ बोलते हैं, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है। तो ये क्या है, 200 समुद्री मील तक डिस्टेंस होती है इसकी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। भी कितने भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं अब हम यहाँ से। अगला सवाल देखें, भारत के किस राज्य का समुद्री तटीय रेखा सबसे अधिक लंबी है? भारत के किस स्टेट की जो कोस्टल लाइन है वो सबसे ज़्यादा लंबी है? तो देखिए, भारत की जो समुद्र तटीय रेखा है वो कहाँ कहाँ पर है। अगर यहाँ से गुजरात से शुरू करेंगे तो भारत का जो समुद्र है वो शुरू कौन से राज्य से होता है, या हम ये कहते हैं कि भारत जो है 3 तरफ से जो है जल से घिरा हुआ होता है। भारत जो है 3 तरफ से जल से घिरा है। तो यहाँ से शुरुआत होती है इस गुजरात स्टेट से। तो गुजरात स्टेट जो है समुद्र से जो है अपनी सीमा साझा करता है। गुजरात के बाद में जितने भी राज्य यहाँ पड़ेंगे दक्षिण तक, और ऐसे ये सब क्या हैं, सबकी अपनी अपनी समुद्र तटीय रेखा है, यानी ये राज्य समुद्र को स्पर्श करते हैं भारत के। पहले आ जाइए भारत के पश्चिमी हिस्से में। तो ये गुजरात राज्य है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ये गोवा है और ये केरल है। पश्चिमी हिस्से में अगर आप देखोगे, जो पश्चिम हिस्सा है भारत का, उसमें समुद्र के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, यानी किन किन का समुद्र तट है। एक तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये गोवा है यहाँ पर, ये छोटा सा राज्य, और ये कर्नाटक है, ये केरल है। तो इधर कितने राज्य हुए, यहाँ 5 राज्य हुए पश्चिम में। पश्चिम में 5 राज्य हुए। अब देखते हैं पूरब में। चलो अब इधर बढ़ते हैं पूरब की तरफ। इधर है तमिलनाडु 6, और 7 नंबर हुआ आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा है, ये पश्चिम बंगाल है। तो भारत के ये 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ लगे हुए हैं, और इन्हीं में से बताना है भारत के किस राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है। यानी अगर इसको देखें इस तरह से, ये समुद्र तटीय रेखा होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ही ये महाराष्ट्र की हो गई, गोवा की हो गई, और ये वाली किसकी हो गई, कर्नाटक की, ये केरल की। तो इनमें बताना है सबसे ज़्यादा कौन सा समुद्र तटीय रेखा शेयर कर रहा है, कौन सा राज्य है। इसमें एक सवाल इससे पहले ये बता देते हैं कि भारत के पश्चिमी समुद्र तटीय राज्य कौन कौन से हैं। तो ये भारत के पश्चिमी, ये हमने रेड में लिखे हैं, भारत के पश्चिमी समुद्र तटीय राज्य हैं। ये भारत के पूर्वी समुद्र तटीय राज्य हैं। ठीक है, 4 हैं पूर्वी समुद्र तटीय राज्य और 5 हैं पश्चिमी समुद्र तटीय राज्य। ये वाले राज्य, ये जो राज्य हैं ये अरब सागर को टच करते हैं। ये किसको करते हैं, ये बंगाल की खाड़ी को। तो अब इसमें समझिएगा, जो कोस्टल लेंथ है इंडियन स्टेट्स की, सबसे लंबी जो समुद्र तटीय रेखा है वो आंध्र प्रदेश की होती है। सबसे लंबी आंध्र प्रदेश की नहीं होती, गलत हो जाएगा प्रश्न, गुजरात की होती है 1214 किलोमीटर। इसको याद रखिएगा, गुजरात की सबसे लंबी होती है। सबसे लंबी कोस्टल लाइन किसकी है, गुजरात की है। और सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। सबसे छोटी किसकी होती है, राज्यों की बात चल रही है। 9th पर आती है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 9th पोजीशन पर है, और ये है 157 किलोमीटर। और इससे पहले जस्ट आप सोच रहे होंगे गोवा तो बहुत छोटा है, तो गोवा की आ जाती है कितनी, गोवा की भी लगभग इसी के आसपास होती है, वो होती है 160।
160 किलोमीटर। चलिए इस सवाल का आंसर अब हम कर पाएंगे आसानी से। तो किस राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है? आंसर हो जाएगा गुजरात की सबसे लंबी है। अगर आपसे पूछा जाए कि जितने भी ये 9 राज्य हैं, 9 राज्य बाउंड्री शेयर कर रहे हैं समुद्र के साथ में, तो इनके कुल कितने ज़िले हैं जो समुद्र के साथ में टच कर रहे हैं? तो ये भी याद रखिएगा, 66 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं, 66 जो हैं कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये तो राज्यों की बात थी। अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ को देखेंगे तो 2 यूनियन टेरिटरीज़ हमारी कौन कौन सी हैं? एक तो है दमन एंड दीव, ठीक है, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली ये है, और एक पौंडीचेरी है। ये 2 यूनियन टेरिटरीज़ भी वाटर के साथ में अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। यूडीज पे जनरली क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ये हो गया आपका स्टेट्स का। चलते हैं अगले सवाल पर। अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 की स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़। इस टेस्ट सीरीज़ को देकर आप इसमें रैंक 1, 2, 3 और 4 to 25 लेकर के आते हैं तो आपको यहाँ पर 100% स्कॉलरशिप का प्रावधान है। यानी आपको अनअकैडमी की तरफ से 100% जो प्लस कोर्स हैं वो सारे फ्री हो जाएंगे। या इसके अलावा डायरेक्टली आप प्लस में आना चाहते हैं तो अनअकैडमी की जो कॉम्बो ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं, जो 12 मंथ और 6 मंथ के लिए हैं, जिसमें यूपीपीएससी, यूपीएससी वीडियो परीक्षा की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। और इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड IALI10 यूज़ कर सकते हैं तो आपको ये ऑफर पर डिस्काउंट मिल जाए। अनअकैडमी पर फ्री और प्लस मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है अभी लेखपाल की और यूपी पुलिस कांस्टेबल की। ये सारी स्कॉलरशिप टेस्ट हैं जिसके थ्रू डायरेक्टली आप जो है फ्री में ही प्लस कोर्स पा सकेंगे। लोअर पीसीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ पर ऑलरेडी बैच शुरू हो चुका है, और वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी सेपरेटली भी आप कर सकते हैं विदाउट कॉम्बो। तो इसके लिए अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर है। और लेखपाल परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हैं 3 मंथ्स के लिए 1000, 6 मंथ के लिए 1500। इस तरह से आप लोग अनअकैडमी पर इन कोर्सेज़ की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो इसमें आप मेरा रेफरल कोड है IALI10, ये रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको एक कोर्स मिल जाएगा और प्लस पूरी कंप्लीट तैयारी होगी इसी में। आप ठीक वैसे ही यूपी कांस्टेबल की है और सेपरेटली भी आप इनको अवेल कर सकते हैं। तो इसमें 30% का ऑफ अभी है वीडियो एग्ज़ाम पर, वीडियो एग्ज़ाम कोर्स पर, ठीक है, 6 मंथ के लिए और 12 मंथ के लिए लेखपाल के लिए अलग है और यूपी कांस्टेबल के लिए अलग है। तो इन सारे कोर्सेज़ की तैयारी आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड यूज़ करके। तो आप 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ कोई भी एक सब्सक्रिप्शन चूज़ कर लेंगे। इसमें मेरा रेफरल कोड है IALI10, इसको यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जब कभी भी आप सफ़र कर रहे होंगे ट्रेन से तो किसी स्टेशन पर जब आप पहुंचते हैं उस स्टेशन पे या जंक्शन पे आपको लिखा मिलता है, उसके जो येलो कलर के बोर्ड होते हैं कि समुद्र तल से ऊंचाई 200 मीटर, समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर। ये जो होती है समुद्र तल क्या होता है? पृथ्वी पर 2 हिस्से हैं, एक तो पानी का है जल वाला, दूसरा होता है लैंड वाला। जो लैंड वाला हिस्सा होता है, लैंड वाले हिस्से पे आप देखते हैं जिस पर हम रहते हैं, इस पर धरती महाद्वीप सारे चीज़ें हैं ये। तो इस पर कहीं पर देखो समतल मैदान मिलेंगे, कहीं पर पहाड़ मिलेंगे, कहीं पर आपको पठार मिलेंगे, बहुत ऊंची नीची ये ज़मीनें होती हैं, ठीक है, लैंड वाली। तो यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है कि लेवल कैसे मापा जाए, सबका इक्वल कैसे किया जाए। और इसके चारों ओर बाकी जितने भी महाद्वीप हैं इनके चारों ओर पानी भरा हुआ है। तो पानी को आप देखते होंगे, क्या पानी कभी ऐसे ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ रुकता है? आप किसी बर्तन में भी पानी भरोगे तो पानी क्या कभी ऐसे रुकता हुआ देखा होगा आपने? पानी जिस बर्तन में भी आप रखोगे कैसे भी रहेगा तो पानी का जो लेवल है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, एक समान रहेगा, ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेगी उसके तल से। तो जो हम ये लेते हैं समुद्र तल, तो हम जो रेफरेंस मानते हैं समुद्र तल को, यानी इसको मानते हैं समुद्र जो सी का लेवल होता है, सी सरफेस जो होता है, इसी से ऊपर की हाइट जितने भी लैंड उठे हुए होंगे महाद्वीपों में, जितने भी राज्य, जितनी भी जगह प्लेसेस उठे होंगे, वो हाइट उसी की होती है। जैसे समुद्र तल से बोलते हैं 200 मीटर की हाइट पर है आपका जो जंक्शन है या आपका जो ज़िला है, जो भी कुछ यहाँ से भी आप गुजर रहे हो वहाँ मेंशन मिलता है हमें, कभी कभी स्टेशन पर तो मिलता ही है। तो हमारे देश में भारत का औसत समुद्र तल जो मापा जाता है वो चेन्नई को रेफरेंस मानकर मापा जाता है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? अभी अभी जो हमने ये 9 राज्य देखे थे यहाँ से, ये टोटल लेंथ कितनी है पश्चिम बंगाल तक, गुजरात से लेकर के
पश्चिम बंगाल तक। इसको याद रखेंगे, ये है 7,500 किलोमीटर। तो कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 7,517 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन डी 7,500 किलोमीटर है भारत की समुद्र तटीय रेखा। कोस्टल लाइन भारत की कितनी है, 7,500 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछे जो ऊपर के राज्य हैं, जो ऊपर वाले राज्य हैं जो इसको समुद्र को टच नहीं करते हैं, इन राज्यों की अगर इनकी लाइन देखें, ये बॉर्डर लाइन यहाँ तक, ये ऊपर ऊपर की जो बॉर्डर लाइन है ये कितनी है, ये एक्चुअली इसकी जस्ट डबल है, यानी वो 15,106 किलोमीटर है। ये भी याद रखिएगा। जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तटों को क्या नाम दिया जाता है। अच्छा, जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है, इसकी जो समुद्री तट को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। ऑप्शन ए। 10 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है, 10 डिग्री चैनल किस को पृथक करता है। हम जानते हैं हमारे देश में जो आइलैंड्स हैं उसमें जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, एक्चुअली इसमें जो आप ये देखते हैं ऊपर वाले आइलैंड्स, ये अंडमान निकोबार हैं। जितने भी ऊपर के आइलैंड्स हैं ये अंडमान के हैं, और जितने भी नीचे के आइलैंड्स हैं ये निकोबार के हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो पानी का ये भाग है, इनके बीच में जो पानी का भाग है जो सेपरेट कर रहा है अंडमान आइलैंड्स को और निकोबार आइलैंड्स को, इसको बोलते हैं हम 10 डिग्री चैनल। यही होता है 10 डिग्री चैनल। चैनल किस चीज़ का, वाटर का। ठीक है, तो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करता है। 9 डिग्री का चैनल लक्षद्वीप को और मिनिकॉय को सेपरेट करता है। 8 डिग्री का चैनल मालदीव और मिनिकॉय को करता है। नेक्स्ट चलें। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। देखिए, भारत का जो मेनलैंड है इस पर तो कहीं नहीं है ज्वालामुखी वगैरह वॉल्केनोस, लेकिन जो अंडमान निकोबार आइलैंड है भारत का, इसी में एक बैरन द्वीप है। यही बैरन द्वीप क्या है, ये ज्वालामुखी द्वीप है। ये भारत का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है। चलिए पहले अंडमान निकोबार आइलैंड्स को देख लेते हैं, कौन कौन से आइलैंड्स इसमें हैं। और ये जो सैडल पीक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा जो पीक है, सैडल पीक, ये किधर पड़ेगा। एक्चुअली बहुत सारे द्वीप हैं इधर, तो यहाँ ऊपर ये हमने देखा था एक 10 डिग्री जो चैनल है, ये अंडमान और निकोबार के अलग अलग आइलैंड्स हैं, इनको सेपरेट करता है। पहली बात तो अंडमान के अपने आइलैंड्स हैं, निकोबार के अपने आइलैंड्स हैं, इनको कंबाइंडली बोला जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। जो सबसे ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अंडमान। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे ऊपर जो है अंडमान के आइलैंड्स में सबसे ऊपर कौन सा है, उत्तरी अंडमान, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ अंडमान। उसके बाद में आता है मध्य अंडमान, इसको बोलते हैं हम मिडल अंडमान। और उसके नीचे आता है साउथ अंडमान यानी दक्षिण अंडमान, और सबसे नीचे है इसमें लिटिल अंडमान, इसको बोलते हैं हम लिटिल अंडमान, नीचे वाले को। ठीक है, तो ये ऑर्डर कभी कभी पूछता है आपसे परीक्षा में। ठीक, और जो उत्तरी अंडमान है, इसी उत्तरी अंडमान में है एक पीक जिसे हम बोल रहे हैं सैडल पीक। तो ये सैडल पीक कहाँ पर है, ये उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, तो ये समझ में आया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक तो ये अंडमान में पड़ेगा, और ये दूसरा अंडमान में भी कहाँ, इसका डिवीज़न जब हम देख रहे हैं उत्तरी अंडमान में, तो इसका आंसर कर पाएंगे आप, सैडल पीक कहाँ है, उत्तरी अंडमान में है। दूसरा, अब एक क्वेश्चन और करा था सेकंड लास्ट क्वेश्चन में बैरन आइलैंड पे। बैरन जो द्वीप है ये कहाँ पर है, ये अंडमान में हमने बताया था, और ये पड़ता है किस किस के बीच में, नॉर्थ अंडमान और मध्य अंडमान के बीच में पड़ता है बैरन आइलैंड। ये भी याद रखेंगे। ये इंडिया का क्या है, ये इंडिया का ज्वालामुखी द्वीप है। अंडमान निकोबार की राजधानी पूछता है कहाँ पर है, तो आप जानते हैं अंडमान निकोबार की जो राजधानी होती है उसे पोर्ट ब्लेयर हम कहते हैं। पोर्ट ब्लेयर कौन से हिस्से में आती है, ये अंडमान आइलैंड्स में आती है, और कौन से, दक्षिण अंडमान में। ठीक है, साउथ अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर राजधानी, और यहीं पर बनी हुई है सेल्युलर जेल। अब इस वाले पानी के पैसेज को अगर देखें, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में ये जो पानी का पैसेज है इसको बोलते हैं हम डंकन पास, यहाँ मेंशन कर देते हैं। ये प्रश्न ऐसे फ्रीक्वेंट प्रश्न हैं, अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे प्रश्न बनेगा तो यहाँ से आराम से पूछ लेता है आपसे, कितने ही सवाल बना लो अब यहाँ से आप।
अगर देखोगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, तो ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलैंड्स, इन्हीं के बीच से गुजरता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, कार निकोबार क्या है, निकोबार आइलैंड्स की शुरुआत है यहाँ से। सबसे नीचे आओ, ये लिटिल निकोबार है और सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार। हमने एक बात की थी, ग्रेट निकोबार का अगर आपसे पूछेगा, ग्रेट निकोबार का अगर आपसे अक्षांश पूछेगा, यहाँ से कौन सा अक्षांश गुजरता है इसको छूता हुआ, यानी भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ पर है, दक्षिणतम बिंदु हमें पता है कहाँ पर होगा, अंडमान निकोबार में होगा। और जब अंडमान के आइलैंड्स ऊपर की तरफ हैं और निकोबार के नीचे की तरफ है, तो वो कहाँ आएगा, निकोबार आइलैंड्स में आएगा। तो ये आ गया, ग्रेट निकोबार में है ये पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो ग्रेट निकोबार में है, जिसका अक्षांश यहाँ से गुजरता है, ये कौन सा है, 6 डिग्री 45 मिनट। तो ये रही आपकी जानकारी जितनी भी हो सकती थी अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, अभी देखा है हमने, इसे बैरन आइलैंड बोलते हैं, एकमात्र इकलौता आइलैंड है ऐसा जो ज्वालामुखी है भारत के पास में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी को क्या कहते हैं, अभी डिस्कस किया है हमने, उसी प्रश्न को अब ऐसे पूछ लिया है इसने। ठीक है, सैडल पीक, उसी सवाल को रिवर्स कर लिया है।